हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के तिरंगे को लेकर दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के हर घर के छत पर तिरंगे को लेकर दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां ताशकंद में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक। बिलावल भुट्टो कर रहे हैं भारत से मिलने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर तुर्की और पाकिस्तान धर्म के नाम पर सैन्य संबंधों को करेंगे मजबूत। कश्मीर में बढ़ सकती है भारत की टेंशन। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां इमरान खान ने कहा है कि सबकी पोल खोल दूंगा। बताएंगे क्या है खबर दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां किसने कहा कि मोदी में अंबेडकर जैसी समानताएं हैं। दोस्तों बताएंगे कौन है और क्या कारण था कहने का दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां फ्री राशन पर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना। बताएंगे दोस्तों क्या है सरकार की लेटेस्ट अपडेट। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और मोदी जी की वजह से दोस्तों विदेश नीति भारत की आज सबसे बेहतर हुई है। दोस्तों इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हर घर तिरंगा मुहिम पर फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान। कहा अपने घर पर रखना तिरंगे को। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बेतुका बयान दिया है। दोस्तों हर घर तिरंगा के सवाल पर जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी भाषा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने घर पर रखना तिरंगे को। जी हां, फारूक के बयान के बाद विवाद गहरा गया है। दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सिटी रवि ने कहा कि फारूक गद्दार है और उन्हें जेल में डालना चाहिए। जी हां दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिया बेतुका बयान नया विवाद खड़ा कर चुका है। दोस्तों पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने झुंझला करके तिरंगा पर अपमानजनक शब्द कहा है। दोस्तों एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा हर घर तिरंगा मुहिम पर वो क्या कहना चाहेंगे, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पन्नी केरी थाऊ, यानी कि दोस्तों जिसका हिंदी में अर्थ होता है अपने घर पर तिरंगे को रखना। जी हां, फारूक ने कश्मीरी भाषा में जवाब देते हुए हिंदी में यही कहा है कि उस तिरंगे को अपने घर पर ही रखना। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विभाग ने एक ऑर्डर जारी करके हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। फारूक अब्दुल्ला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों लोग फारूक के बयान पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, यानी कि दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने भारत और भारत के झंडे को लेकर जो ये बात कही है, क्या ये टॉलरेबल है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल नहीं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और भारत के झंडे का अपमान करने वाले को कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है हमें हमेशा की तरह सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जहां आप कर सकें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब्दुल्ला के जवाब में भाजपा ने कहा कि ये बेतुका बयान है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सिटी रवि ने ट्वीट में उनका वीडियो शेयर किया और लिखा, ये गद्दार फारूक अब्दुल्ला जीवन भर जेल में बंद रहने का हकदार है। इस पाकिस्तानी कठपुतली ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपमानजनक तरीके से बोलने की हिम्मत कैसे की, इसको जेल में डालना चाहिए। यानी कि दोस्तों अब हर तरीके से फारूक अब्दुल्ला की बेइज्जती होती नजर आ रही है। दोस्तों आप अपनी निजी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताशकंद में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक। बिलावल भुट्टो कर रहे हैं ये खास तैयारी। जी हां, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान होने की उम्मीद है। दोस्तों शंघाई सम्मेलन जुलाई के आखिरी हफ्ते में ताशकंद में होने वाली है। CNN के शीर्ष पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर और भारत पर अपने विदेश मंत्री के लिए ब्रीफ समरी तैयार कर रहा है। इस दौरान इन दोनों नेताओं की बातचीत 27 से 28 जुलाई को होने की संभावना है। पाकिस्तान को SCO कॉन्फ्रेंस के अलावा बैठक की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान SCO की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। इस साल 15 से 16 सितंबर को SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की बैठक समरकंद होगी दोस्तों, जहां PM मोदी जी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ और मध्य एशियाई देशों के प्रमुख के साथ आमंत्रित किया गया है। हालांकि अब तक नई दिल्ली से जयशंकर भुट्टो के बीच मुलाकात को
लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होती है तो इससे भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को हल करने की एक नई कोशिश के तौर पर अवश्य देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दे दोस्तों, आपको रिकॉल करा दे कि कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी थी दोस्तों। और एस जयशंकर ने कहा था कि मुद्दा ये है कि आप किस तरीके से बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं। आपको बैठक में आमंत्रित किया गया है, आप अच्छे कपड़े पहनकर खुशी खुशी टेबल पर आए। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जा सकता था, तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर तुम्हें इस मेज पर ले आता। मेरी समस्या ये है कि अगर कोई पड़ोसी कहता है कि मैं सीमा पार आतंकवाद करने जा रहा हूँ, वो फिर भी आपको बातचीत की मेज पर बुलाता है, तो मुझे मेज पर आने में समस्या है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत की कई समस्याओं के लिए अमेरिका के समर्थन को भी जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में कितने भाई बहन एस जयशंकर जी के इस बात का समर्थन करेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों। और उनको 0 से 100% के बीच में कौन सा नंबर देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तुर्की और पाकिस्तान धर्म के नाम पर सैन्य संबंधों को करेंगे मजबूत। कश्मीर में बढ़ सकती है भारत की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की धर्म के नाम पर आपसी सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने जा रहे हैं दोस्तों। दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियारों की खरीद फरोख्त और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर सहमति जताई है। वर्तमान में तुर्की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा अबसेवर पाकिस्तान यात्रा पर है दोस्तों। इसी दौरान रावलपिंडी में पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय में दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच हुई बैठक में सहमति बनी है। तुर्की नाटो का सदस्य होने के साथ ही हथियार निर्माण उद्योग में काफी आगे है। ऐसे में अगर तुर्की सैन्य स्तर पर पाकिस्तान की सहायता करता है तो उससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ने से कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और तुर्की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा अबसेसर के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी है। और इसी के जरिए तुर्की और पाकिस्तान सेना ट्रेनिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपने हुनर को निखारेंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे कि इन दोनों के बीच बढ़ते सैन्य ताकत को लेकर भारत को कश्मीर में टेंशन के हालातों से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गद्दी से हटाए जाने के बाद अब तक बौखलाए हुए हैं इमरान खान। अब दी है नई गीदड़ भभकी, कहा सबकी पोल खोल कर रख दूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। इमरान खान ने इस दौरान पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त फांसीवादी सरकार है और इसमें अलग अलग किरदारों वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे इसलिए अभी तक चुप है क्योंकि कौम और मुल्क का वे नुकसान नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने कहा, मुझे सब कुछ पता है कि किसने क्या किया है। मैंने एक वीडियो बनाकर सुरक्षित स्थान पर रखा है। अगर मुझे कुछ होता है तो लोगों को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या थी, कौन कौन किरदार खेल में शामिल थे, लोगों को पता चले कि किसने क्या क्या किया, सच्चाई क्या है। इमरान खान ने आगे कहा कि वे अभी मजबूर हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो अवश्य बोलेंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने बानी गाला आवास में लाइव बोलते हुए शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां श्रीलंका में राजनीतिक संकट और गहराया है। दोस्तों उड्डयन मंत्री ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति राजपक्षे ने पुतिन से की है बात। जी हाँ दोस्तों, उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा के इस्तीफे ने बुधवार को श्रीलंका के मंत्रिमंडल को उथल पुथल मचा दी है। दोस्तों तो वहीं एक अन्य मंत्री ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को वित्त मंत्री के रूप में पद छोड़ने की मांग की और आरोप लगाया है कि उन्होंने उन सभी परियोजनाओं को रोक दिया है जो सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के साथ साथ श्रीलंका के वित्त मंत्री भी हैं। बंदरगाह, नौवहन और उड्डयन मंत्री डी सिल्वा ने मंगलवार को संसद में मुख्य विपक्षी समागी जनाबाल वेगया नेता साजिद प्रेमदास द्वारा लगाए गए एक आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कुर्सी छोड़ सकते हैं बोरिस जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की रेस में सबसे आगे चल रहा है ये नाम। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों ब्रिटेन की सरकार संकट के दौर से गुजर रही है। बीती रात ही वहां के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने से पहले ही सरकार के बीच में अंदरूनी संकट की खबरें सामने आती रही हैं। परसों रात
साथ इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्रियों ने भी जॉनसन की काबिलियत और सरकार के काम करने के तरीकों पर सवालिया निशान खड़े किए। लगातार हो रहे इन इस्तीफों के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर भी कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोरोना के दौर में पार्टी करके अपने आरोपों के बीच जॉनसन सरकार ने पिछले महीने ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ऐसे में सवाल अब भी यही है कि माना जा रहा है दोस्तों कि जॉनसन को खुद भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जॉनसन इस्तीफा देते हैं तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जो हम आज अभी आपके सामने दूर करने वाले हैं। 6 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों। यहाँ खास बात यह है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस दौड़ में सबसे आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम जॉनसन के करीबी माने जाते थे। चुनाव प्रचार के समय भी ऋषि सुनक ने अहम भूमिका निभाई थी। अक्सर वो सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि सुनक का भारत से रिश्ता है। उनकी पत्नी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता है। दोस्तों, साल 2015 में वो पहली बार सांसद बनी थी। ब्रेक्जिट का पुरजोर समर्थन करके अपनी पार्टी में ताकतवर बनी। दोस्तों, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने की बोरिस जॉनसन की पॉलिसी का समर्थन किया। और ऐसे में दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर बोरिस जॉनसन का इस्तीफा होता है दोस्तों, तो ऋषि सुनक को एडवांस में बधाई जरूर दीजिएगा आप लोग, भारतीय मूल होने के नाते। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूएन की रिपोर्ट पर भड़का तालिबान, कहा आंतरिक मामलों में कोई दखल ना दे। जी हां दोस्तों, तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अंखुंदजादा ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान की धरती को किसी भी देश पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होना दिया जाएगा। अपने संदेश में तालिबान चीफ ने यह भी कहा है कि कोई भी देश अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। आपको बता दें कि यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अफगानिस्तान की धरती पर हजारों विदेशी लड़ाके रहते हैं। इसमें अल कायदा और पाकिस्तान बेस्ट लश्कर और जैश के आतंकी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, यूएन की इस रिपोर्ट को लेकर अंखुंदजादा ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मैं अपने पड़ोसियों, क्षेत्र और दुनिया को भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। हमने दूसरे देशों से भी कहा है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोस्ट गार्ड ने बचाई अरब सागर में डूबते 22 लोगों की जान। ऑपरेशन देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को गुजरात में पोरबंदर तट से 185 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक संकटग्रस्त जहाज के 22 चालक दल को बचाया गया। दोस्तों, आईसीजी के अधिकारियों के अनुसार 6 जुलाई को सुबह 8 बजे संकट की चेतावनी मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। दोस्तों, चालक दल के सभी 22 सदस्य, जिनमें 20 भारतीय, 1 पाकिस्तानी और 1 श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं, सुरक्षित है और उन्हें पोरबंदर लाया गया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आईसीजे को सुबह करीब 8:20 पर मर्चेंट वेसल ग्लोबल किंग 1 पर अनियंत्रित बाढ़ के बारे में अलर्ट मिला। जहाज कथित तौर पर पोरबंदर तट से 185 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, आईसीजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सभी हितधारकों को सतर्क किया। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद स्थिति का आकलन करने और आसपास के जहाजों को सूचना देने के लिए भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन पोरबंदर से सुबह 9 बजे एक डॉर्नियर विमान को लॉन्च किया गया था। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है नेपाल। वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल आर्थिक संकट में फंस गया है दोस्तों, और नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। देश की अर्थव्यवस्था के खराब होने के बाद पिछले दिनों जनार्दन शर्मा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी और न केवल मुख्य विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली ने संसद में वित्त मंत्री को पद छोड़ने के लिए कहा था, बल्कि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी जनार्दन शर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अभी तक वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग को अनसुना करके रखा था। लेकिन अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पर भी भारी दबाव आ चुका है। आपको बता दें कि जनार्दन शर्मा नेपाल सरकार को समर्थन दे रही प्रमुख सहयोगी पार्टी सीपीएन यानी माओवादी सेंटर के कोटे से मंत्री थे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन ने 2 साल बाद शुरू की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। भारत के लिए हवाई सेवा अब भी अधर में पड़ी। जी हां, कोरोना महामारी के चलते बैन के बाद चीन ने फिर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे दी है। पिछले 2 साल से चीन ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। हालांकि चीन ने पिछले महीने भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए वीजा प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन उसने भारत
भारत के लिए हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने का कोई संकेत नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, सरकारी मीडिया की खबरों के मुताबिक चीन ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित होटलों में पृथकवास की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। साथ ही वो इस प्रक्रिया को और सुसंगत करने का प्रयास कर रहा है। एक और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां सलमान खान के वकील को बड़ी धमकी, कहा अभिनेता का दोस्त हमारा दुश्मन, तुम्हारा भी मूसे वाला जैसा होगा अंजाम। जी हां दोस्तों, अभिनेता सलमान खान के वकील और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोस्तों, ये धमकी उन्हें एक पत्र के जरिए दी गई है। वकील हस्तीमल सारस्वत ने धमकी को लेकर महामंदिर थाने से केस कराया है दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि ये धमकी भरा पत्र लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने वकील को दिया है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अधिवक्ता रहे हस्तीमल सारस्वत और उनके परिवार जनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा गया पत्र मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। दोस्तों, वकील हस्तीमल ने बताया कि वो पिछले 1.5 महीने से अमेरिका में थे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 1,36,00,000 खुराक फेंकेगा कनाडा, इस डर से किसी ने नहीं लिया था डोज। जी हां दोस्तों, कनाडा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीकों की करीब 1.36 करोड़ खुराक फेंकने जा रहा है, क्योंकि उसे ना तो देश में और ना ही विदेश में इसे लेने वाला कोई मिला है। दोस्तों, अब इन खुराक के इस्तेमाल की अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में इसे फेंकने के अलावा सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मोदी में अंबेडकर जैसी समानताएं, साउथ का संगीत ज्ञानी अब संसद की ओर, आखिर कौन है इलैया राजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोनीत राज्यसभा सांसदों की जानकारी देते हुए इलैया राजा का कुछ इस अंदाज में जिक्र किया है। दोस्तों, इलैया राजा वही फिल्म संगीतकार है जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी पर तैयार एक किताब की प्रस्तावना लिखी है। इसमें उन्होंने मोदी जी और अंबेडकर में कुछ समानताओं का जिक्र किया है। 3 जून 1943 को एक गरीब दलित परिवार में जन्मे इलैया राजा का असली नाम आर ज्ञान थेसिकन है। वो दक्षिण भारत के चर्चित फिल्म संगीतकार, सिंगर और गीतकार हैं। तमिल सिनेमा के साथ साथ तेलुगु सिनेमा में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। दोस्तों, 2 पन्नों में लिखी इस प्रस्तावना में इलैया राजा ने पीएम मोदी और बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए लिखा है कि दोनों के जीवन के बीच समानता भी दिखती है। इस प्रस्तावना में इलैया राजा ने लिखा है कि पीएम मोदी ने कई कानूनों के जरिए हाशिए पर आ चुके समुदायों के लिए काम किया है। संवैधानिक सुरक्षा के साथ ही काफी समय से लंबित ओबीसी आयोग की स्थापना के जरिए उन्होंने इन समुदायों की कानूनी कवच दिया है। इलैया राजा ने साथ ही किताब की प्रस्तावना में कहा है कि मोदी ने 3 तलाक पर बैन लगाने के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल की है। ये ऐसे काम है जिन पर डॉक्टर अंबेडकर को भी गर्व होगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी है ही तारीफों के काबिल, तो लॉन्ग लिव मोदी जी लिखना मत भूलेगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पीटी उषा, इलैया राजा समेत ये 4 दिग्गज जाएंगे राज्यसभा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके इनको दी है बधाई। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, देश की महान एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। पीटी उषा के साथ ही फिल्म कंपोजर और संगीतकार इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इन सभी को जानकारी के साथ बधाई भी दी है। जी हां दोस्तों, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे मोदी जी को, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है इनको ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर पैगंबर टिप्पणी को लेकर बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के खिलाफ याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकारियों को नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग उठाने वाले अधिवक्ता अबू सोहेल को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया है। वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बढ़ते दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर शिवसेना के सांसदों के भी बगावत का बड़ा संदेह है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को पार्टी सांसद राजन विचारे को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बना दिया है। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि सांसद भावना गवली की जगह विचारे को नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखी चिट्ठी में संजय रावत ने कहा
कहा है कि आपको यह सूचित करना है कि शिवसेना संसदीय दल ने लोकसभा सांसद राजन विचारे को लोकसभा सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में तत्काल प्रभाव से चीफ व्हिप नामित किया गया है। रावत शिवसेना संसदीय दल के नेता हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना के पास लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद है। इससे पहले बुधवार को ही शिवसेना के बागी विधायक गुलाब राव पाटिल ने दावा किया था कि पार्टी के 18 सांसदों में से 12 जल्द ही एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फिर एक बार फूट पड़ने वाली है शिवसेना में? बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय, सिंधिया को आरसीपी सिंह का पोर्टफोलियो मिला। जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पोर्टफोलियो की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हां, इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी और जेडीयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो रहा था दोस्तों, इसलिए मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां दोस्तों, दोनों के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को उनके पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इससे पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय नकवी संभाल रहे थे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा इस्पात मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले आरसीपी सिंह संभाल रहे थे। ऐसे में स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इस नए पद के लिए, और इनको अच्छे से संभाल पाए इसके लिए ऑल द बेस्ट भी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 साल की उम्र में हुआ निधन, पीएम मोदी जी ने व्यक्त किया शोक। जी हां, स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। वो काफी समय से बीमार थे, उनका उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। पी गोपीनाथन नायर अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए जाने जाते थे और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विपक्षी नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है दोस्तों। आप सभी से भी रिक्वेस्ट, उनको शोक व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों गोपीनाथन नायर जी को। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 4 महीने बाद आज वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर हैं दोस्तों। करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा हो रहा है। करीब 4.25 घंटे तक पीएम मोदी जी वाराणसी में ही रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 1800 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी जी के हाथों मिलने वाली ये सौगात से बदलते बनारस की सूरत में 4 चांद लगेंगे। एक और खबर की ओर चले, जहां पर फ्री राशन पर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। केंद्र सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना। क्या है लेटेस्ट अपडेट बता दें, अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है दोस्तों। अब सरकार इस योजना को बंद कर सकती है। दरअसल विभाग ने इसके लिए सुझाव दिया है, जिसके बाद सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल कोरोना काल में देश में गरीब परिवारों को के आय का साधन खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज की सुविधा शुरू की थी, जो सितंबर के बाद बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस योजना को सितंबर से आगे ना बढ़ाया जाए। जी हां, आप सभी को बता दें आखिर विभाग ने क्या कहा है, पूरी बात बता दें दोस्तों। जहां पर व्यय विभाग का कहना है कि ये योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रही है और ये देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर पड़ा है। अगर आगे राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। अब महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद किया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या ये स्कीम बंद कर देनी चाहिए? सरकार को अपनी भी हित देखनी चाहिए दोस्तों, देश की भी हित देखनी चाहिए। क्या ये स्कीम बंद करना सही होगा दोस्तों? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों इसी बीच आप सभी को बता दें, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है। तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।